नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो है संसदीय प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। और इस अध्याय को हम आज कवर कर देंगे। और इसका आखिरी विषय बचा हुआ है वो है विधायिका के प्रभावी कामकाज की चुनौतियां। संसद का में दो तरह के मैंने बताया था कार्य होते हैं, कार्यपालिकीय कार्य और विधायिकीय कार्य। तो कार्यपालिक कार्य जो है वो भी विधायिका के माध्यम से ही होते हैं, यानी कि कार्यपालिका जो अपना कार्य करती है वो विधायिका के सहयोग से ही करती है संसद के अंदर। और तो इसलिए मुख्य विषय जो बना वो यही बना कि विधायिका के प्रभावी कामकाज की चुनौतियां क्या हैं। ये काफी प्रमुख प्रश्न बनता है। और इसको समझने के लिए हमको सारी बातें जो संसद में होती हैं और उनमें जो व्यवधान होते हैं, जो आप टीवी में, न्यूज़पेपर में देखते हैं, उससे संबंधित है। तो संसद का जो कामकाज होता है वो क्या होता है। जो भारत में जो विधायिका है वो केंद्र के स्तर पे संसद में जो है दोनों सदनों में, और राज्यों के स्तर पे विधानमंडल में जो इसमें सम्मिलित है वो विधायिका होती है। और विधायिका का काम क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है विधायिका की संसदीय प्रणाली में। तो यह क्या करते, कानून बनाते हैं और प्रशासनिक प्रक्रिया की निगरानी करने में और बजट को अनुमोदित करने का कार्य करते हैं। सरकार की नीतियों का, विकास योजना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और जन समस्याओं का समाधान के विचार विमर्श का लिए ये मंच भी प्रदान करते हैं। यानी कि कोई भी समस्या है और उस पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संसद का सदस्य प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है अध्यक्ष के माध्यम से कि भाई ये प्रस्ताव है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे ये समस्या है और इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए। इस समस्या से जो जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उस पर चर्चा करी जाए, देश के ज्वलंत विषय पर चर्चा करी जाए, उसके लिए मंच भी है। अब इसमें इसके सामने क्या चुनौतियां होती हैं, ये हमारा मुख्य विषय है कि इसमें अनेक चुनौतियां हो सकती हैं। क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। सबसे पहली तो चुनौती है सदस्यों की, जो नियमित सदस्य होते हैं उनकी अनुपस्थिति। दूसरी चुनौती क्या हो सकती है कि जो भी सदस्य वहां आते हैं उनका असहयोगात्मक व्यवहार या संवाद, वे जो संवाद करते हैं वो असहयोगात्मक होता, सहयोग नहीं करते उस विषय पे, या जो संवाद भी वो करते हैं वो कुतर्क, अतार्किक होता है। तीसरा क्या होता है, महत्वपूर्ण चर्चाओं में गुणवत्ता की कमी होती है। और क्या होता है, प्रश्नकाल को बाधित होना और बगैर तार्किक कारण के चर्चा में व्यवधान आदि, ये जो मुख्य विषय हैं। और भी है का अनुभव की कमी, अनुभवहीनता की कमी। और सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है राजनीतिक व्यवधान, कि राजनीति के कारण, कोरी राजनीति के कारण किसी मुद्दे को बढ़ावा देना और उस पर जम के राजनीति करना। ठीक है, तुम राजनेता हो तो राजनीति करो, लेकिन उतनी करो जिससे देश की हानि न हो। सरकार पे दबाव बनाओ, ये भी लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन उतना दबाव बनाओ कि सरकार पंगु ही ना हो जाए। अगर सरकार पंगु हो जाएगी और उसको काम ही नहीं करने दोगे और जबरदस्ती व्यवधान करोगे तो क्या होगा, देश में अस्थिरता आ जाएगी और जो जनमानस है उसके मन में संसदीय प्रणाली के प्रति जो है वो एक तरह से घृणा महसूस होने लगेगी। नहीं भाई, ये हमने कौन बैठा दिए लाके, इनको भगाओ भाई यहाँ से। तो भाई अब आप देख रहे हो आसपास के जितने भी हमारे देश हैं, क्योंकि भारत की लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रही।
लेकिन और जो देश हैं वो भारत में भी ऐसा ही करना चाहते हैं, और भारत के जो विपक्षी दल हैं वो आप वर्तमान समय में वो भी इस कार्य में उनका सहयोग ले रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। वो चाहते हैं कि देश में आग लग जाए, ऐसे वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक रूप से ऐसे ऐसे तरह तरह के मुद्दे घड़ने की कोशिश करते हैं कि उसका तिल का ताड़ बना के और झूठी बातों को प्लांट करना और उसको संसद में जबरदस्ती लेके खींच के ले जाना कि आप इस पर चर्चा करो। वो जानते हैं कि सरकार इस पर चर्चा नहीं करेगी और संसद के जो कीमती समय है चर्चा का वो विधायिका का वो नष्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये सब संसद, ये जो भी विषय मैं बता रहा हूँ, ये उदाहरण जो दे रहा हूँ, ये संसद के विधायिका की सामने जो उनके कामकाज है उसकी चुनौतियां ही हैं। तो अब इस चुनौतियों का हम विस्तार से अब जो है आपके सामने रखते हैं कि भाई जो सामान्यतः जो संसद है वो देश में भारत के संविधान के अनुसार 3 बार साल में बैठती है। शुरुआत होती है बजट सत्र से। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये शुरू होती है और उसके बाद में इस पे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होती है और इसी के साथ में राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद से ये जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके बाद में इसमें बजट रखा जाता है। कार्यपालिका की जो मंत्री होती है, वित्त मंत्री, वो इसके लिए बजट रखती हैं और बजट पे और ये राष्ट्रपति का अभिभाषण पे दोनों पे समानांतर चर्चा शुरू हो जाती है। उसके लिए जो अध्यक्ष है वो समय निश्चित कर देता है कि इतने घंटे इसके लिए चर्चा होगी और इसके इतने घंटे इसके लिए चर्चा होगी। दोनों सदनों में ये पैरेलल रूप से चलता रहता है। उसके बाद में जो संसद जो वो राष्ट्रपति का अभिभाषण की चर्चा का जो जवाब है वो प्रधानमंत्री या जो दल का नेता उस सदन में होता है वो देता है। अमूमन प्रधानमंत्री ही इसकी चर्चा का जवाब देते हैं, लेकिन कभी क्या होता है प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो वो राज्यसभा में उसका जवाब दे देता है क्योंकि वो उस पर नेता होता है उसका। और लोकसभा में कोई और, जैसे यूपीए की सरकार के दौरान में जो प्रणब मुखर्जी थे वो लोकसभा में दल के नेता थे और जब वो चर्चा होती थी तो उसका जवाब वो जो है ज़्यादातर कभी जो है वो प्रणब मुखर्जी ही दे देते थे। तो लेकिन प्रधानमंत्री का ये कार्य क्षेत्र होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की पे वो चर्चा का जवाब दें। दूसरा जो सत्र होता है, पहला तो शुरुआत होगी मैंने बताई कि बजट सत्र होता है। बजट सत्र 2 चरणों में होता है कि उसको जो है फरवरी में शुरू होता है, बाद में कुछ दिन चर्चा के बाद में वो उसको छुट्टी होती है और उसके बाद में दोबारा से जो बजट सत्र जो है वो शुरू होता है, यानी कि 2 चरणों में बजट सत्र होता है। उसके बाद में मानसून सत्र होता है। मानसून सत्र के बाद में एक शीतकालीन सत्र होता है। तो इस प्रकार कुल मिला के 3 सत्र होते हैं, लेकिन ये बजट सत्र 2 चरणों में होकर तो 4 हो जाते हैं। प्रत्येक सत्र की बैठकें होती हैं, बड़ी अहम बैठक होती हैं, वो समय निश्चित कर दिया जाता है। वो 20 से 25 दिन की, किसी में 15-20 दिन का, किसी में 1 महीने के लिए जो है संसद जो है बैठती है, जहां संसद प्रस्तावित विषयों पर विचार विमर्श करती है। शासन के जो प्रमुख विषय और होते हैं उन पर भी चर्चा करती है और कार्यपालिका के निर्णयों और उनके कार्यों की स्पष्टीकरण भी विधायिका द्वारा मांगा जाता है। सामान्यतः बजट सत्र जो प्रतिदिन 6 घंटे के लिए होता है, जो 11 बजे से शुरू होता है लोकसभा का और राज्यसभा का 12 बजे से शुरू होती है। लोकसभा कभी जो है 12 बजे से शुरू होती है तो कभी 11 बजे से। और एक पहला जो लोकसभा का जो पहला सत्र होता है, पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। राज्यसभा का भी ऐसे ही जो पहला घंटा होता है वो कभी तो शून्यकाल के लिए जनता के मुद्दों के लिए डाल देते हैं, कभी जो है जो दूसरा जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। तो वो जो अध्यक्ष है उसके ऊपर निर्भर है कि वो जब कोई शून्यकाल को कब दे। अमूमन पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है, उसके बाद में अन्य कामकाज होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विशेष अवसरों पर भी अत्यधिक कार्यों को पूरा करने के लिए समय को बढ़ाया जा सकता है या विशेष सत्र की जो है वो बुला लेते हैं। इसी प्रकार के राज्य विधानसभाओं की कार्यप्रणाली भी इसी प्रकार की होती है।
जो राज्यसभा के जो सदन के जो समय होता है वो थोड़ा अल्प अवधि के लिए होता है, 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 3 दिन के लिए ऐसा है वो होता है। तो इस प्रकार से ये जो है संसद बैठता है और इसमें विधायिका अपना जो है कार्य अपने करती है। तो इसमें क्या होता है, संसद और राज्य विधानसभाओं की परिकल्पना ऐसे मंच के रूप में की गई जब कि भाई जहां विचारशील वाद विवाद और चर्चाएं हों, जनता के हित में कानून बनाए जाएं, किंतु जब ये चर्चाएं बाधित होती हैं, सत्रों की अवधि संक्षिप्त हो जाती है, चर्चा के लिए लगा दिया जाता है और बेमतलब की बहसबाजी और राजनीति हावी हो जाती है, हू हल्ला करने लगते हैं। संसद के जो आसन, सदन के जो अध्यक्ष होता है उसके आसन के पास में आ जाते हैं और वहाँ हू हल्ला करने लगते हैं। वहाँ पे एक जो है जो प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं उनकी टेबल पे चढ़ जाते हैं और वहाँ पे गदर काटने लगते हैं। जो भी संसद में विधायिका कार्यपालिका का जो सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं, जब बोलने लगते हैं तो उनके बोलने में व्यवधान पैदा करते हैं, कटआउट उनके सामने लगाते हैं, कार्डबोर्ड लगा देते हैं। और उसके अभी तो आपने देखा होगा हाल ही में जो इसी सत्र के पहले शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा का लोकसभा में जवाब कांग्रेस पार्टी ने देने ही नहीं दिया प्रधानमंत्री को। उनके आसन को महिलाओं ने जकड़ लिया चारों तरफ से और जो है किसी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने दूरदर्शिता का पालन करते हुए प्रधानमंत्री से कहा कि आप सदन में ना ही आए तो ठीक है, वरना कुछ अनहोनी हो सकती है। बताओ, ऐसी गुणवत्ता और ऐसा जो है व्यवहार हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि भाई कभी जो प्रधानमंत्री को बोलने ही नहीं दिया गया हो, इस तरीके की रुकावट करते हो। इतनी जो है शर्मिंदगी भरी जो व्यवहार हमने देखना पड़ा, जनता ने देखना पड़ा। जो विपक्ष की दल खास तरह से कांग्रेस ने जो है ऐसा संवादहीन, संवेदनहीन जो है व्यवहार देखने में आया। ये सब जो है भारत की विधायिका की चुनौतियां हैं जिस पे मैं बोल रहा हूँ, उदाहरण सहित बोल रहा हूँ, बिल्कुल तार्किक रूप से बता रहा हूँ जनता के सामने। तो भाई विद्यार्थियों से और जनमानस से मेरा कहना है कि भाई ये चुनौतियां होती हैं, इसके कैसे समाधान पाया जाए। तो इसमें क्या होता है, नुकसान किसका होता है, जो मुद्दे चर्चा के लिए होने चाहिए, जो जिस पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से निष्कर्ष निकलता, निष्कर्ष से रास्ते निकलते हैं, तो वे बंद हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, विधायिका जो कार्यपालिका जो होती है अपना, उसने तो अपना काम करना, तो क्या करती है कि इनकी जो बात होती है उनको दरकिनार कर देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो भी बवाल काटते हैं उनको उठा के बाहर भिजवा देते हैं मार्शलों के माध्यम से, तो निकलवा सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि अमूमन बीच का रास्ता निकालते हैं और वो संसद की कार्रवाई को ही रोक देते हैं, बीच में समझौता करने की कोशिश करते हैं। नहीं मानते तो क्या करते हैं, वो हल्ला करते रहते हैं। उधर वो जो है कार्यपालिका अपना विधायिकी कार्य निपटाने लगती है और बगैर चर्चा के ही वो विधेयकों को पास कराने में लग जाती है, क्योंकि उनके पास बहुमत होता है और उनको दरकिनार कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, देश का नुकसान होता है। कोई भी महत्वपूर्ण कोई चर्चा हो रही है तो उस पर कोई चर्चा के माध्यम से नए रास्ते निकलते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, कानून में कमियां रह जाती हैं और अनेक विधेयकों को चर्चा करने और पारित करने में अत्यधिक समय लग जाता है और यह भी चिंताजनक बन जाती है, विधेयक जो रुक जाते हैं। समाज के कुछ वर्गों को इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि लोकसभा के प्रतिनिधियों का एक बड़ा भाग आपराधिक मामलों में का सामना करना पड़ता है और जो विधायिका के बहुत से जो वे हैं प्रतिनिधि हैं वो आपराधिक मामले के हैं और उनका भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कई बार सांसद जो है लोकसभा की बैठकों में क्रोध और पक्षपात के कारण विचार विमर्श सुचारू रूप से नहीं हो पाता और जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे पे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वो अपन निजी खुंदस निकालने में लगे रहते हैं। इसने मेरे से ऐसे कहा, इसने मेरे लिए ये शब्दों का प्रयोग किया, इसने मैं ऐसे करा, ये तो असंसदीय है, हम इस पे हम जो हंगामा करने लगते हैं, इसको निकालिए, इस शब्द को निकालिए, ऐसे करिए, ये करिए, मतलब इन्हीं में ही समय खर्च कर देते हैं। और मीडिया भी मतदाताओं की चिंता व्यक्त करने के लिए जो प्रमुख भूमिका निभाता है, वहाँ वो व्यंग्यात्मक चित्रों के माध्यम से, कार्टूनों के माध्यम से, वो अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में वो जो है वो तीखी मिर्ची और जो है ऐसे ही आज तक वालों ने
चला रखा है अपना कार्टून चैनल। तो ये जो हैं इस प्रकार से वो अपने कार्टूनों के माध्यम से भी और अन्य माध्यम से वो हास्य प्रकट करते हुए और लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वो अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं। फिर भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही सशक्त है जितनी जागरूक और हमारे सक्रिय नागरिक होते हैं। यानी कि हमारे जो नागरिक जितने सजग होते हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों को परिसर बनाते हैं और उतनी ही जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वो सशक्त होती है। अब प्रश्न पूछकर उनसे साझा करने के लिए सार्वजनिक चर्चा में भाग लेना और उत्तम नीतियाँ बनाने में वो उनकी सहायता करते हैं। जितने हमारे जो नागरिक हैं वो सजग होंगे उतनी ही विधायिका की चुनौतियाँ कम होगी और वो ऐसे मेंबरों को भेजेंगे या उनसे कहेंगे, उनके पर्सनली व्यक्तिगत उनके पास में उनका प्रतिनिधि मंडल मिलके, भाई आप कर क्या रहे हो सदन में, क्या चाहते हो आप देश के, कि ऐसे ही चले हैं। तो भारत की विधायिका संबंधी चुनौतियां निपटने का श्रेष्ठ उपाय यह है कि आपराधिक नागरिक जो हैं समाज के महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी रखें। मतलब जो लोग बाग जो हैं वो आधिकारिक रूप से समाज के जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनके ऊपर जानकारी रखें और डिजिटल माध्यम से सार्वजनिक चर्चाओं के माध्यम से भाग लें और नीतियों के विभिन्न शासकीय विषयों पर, विभागों पर, नीति निर्माण में प्रक्रिया में उपलब्ध कराए गए डिजिटल मंचों पर विचार रखें तथा नीतियों पर राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ें। तो इससे क्या होगा कि वे जो भी इधर के उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर प्रेशर बनता है, वे आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है आप विपक्ष में हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सदन को बंधक ही बना लेंगे हैं। और सरकार के से भी कहते हैं भाई आपके पास में पावर है तो इनको जो भी असंवैधानिक कृत्य कर रहे हैं तो उनको आप भगाए वहां से। ये किस लिए है कानून में जो प्रक्रिया दे रखी है कि भाई जो व्यवधान करें उनको पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित रखें और अपना कार्य करें। लेकिन वो क्या है कि अगर इस प्रकार से भी चलेगा तब भी जो है वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बदला लेके कार्रवाई फिर ऐसे उनके साथ में करेंगे। राज्यों में तो अक्सर ऐसा ही होता है, जो भी ज़्यादा गदर काटता है उसको मार्शलों के माध्यम से पकड़ के टांग पकड़ के ऐसे ले जाते हैं, जैसे किसी जानवर को ले जाते हैं और उनको बाहर ले जाकर चौकट से बाहर फेंक देते हैं, जाओ यहाँ से, और तेरा एंट्री भी बैन। इस प्रकार से वो होती है। हमने खूब देखा है टीवी में लोग, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली में ऐसे हुआ, कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने चंडीगढ़ के विधानसभा का भी दृश्य देखा। तो ऐसे हो रहा है। तो बहुत से जो युवा नेता, विभिन्न विचार रखने के वाले लोग भी जो राजनीति में आ रहे हैं, प्रौद्योगिकी की सहायता से शासन से जुड़े रहना और उसमें भाग लेना पहले से आसान हो गया है। भावी मतदाता के रूप में अपने चुनाव और सहभागिता, संसद और अपने राज्य के विधानमंडल को सुदृढ़ बनाने की भूमिका निभाएंगे। वे वास्तव में ही लोगों की सेवा कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। जनता विभिन्न मंच के माध्यम से जो है अपना जो सार्वजनिक मंच हैं, सोशल मीडिया है और जो और प्लेटफॉर्म हैं, उसके माध्यम से सरकार से जुड़ें, विपक्ष से जुड़ के उनके जो भी ये कुतर्क कर रहे हैं या जो भी व्यवधान है उसको सुलझाने में जनता सीधे हस्तक्षेप भी कर सकती है। तो ये जो है अब बात आती है कि हमने इस अध्याय में, ये हमारा अध्याय खत्म हुआ और अब हमने ये देखा कि भाई इसमें अध्याय में हमने क्या सीखा। तो इसमें हमने ये देखा कि भारत की संसदीय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता साझा हो और निर्णयों पर विचार विमर्श हो और नेताओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। यानी कि नेता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी जनता के प्रति हों, ये ना कि अपनी व्यक्तिगत हित के लिए जो है वो काम करें और अपनी जो है शक्ति को व्यक्तिगत रूप से बढ़ाएं। वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। वो तानाशाह बन जाते हैं और जनता की उन्हें परवाह नहीं रहती। वो गणित को, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, भीड़ तंत्र है, वो गणित का खेल है।
वो इस प्रकार से आपने बंगाल में देखा होगा, उन्होंने या बहुत से दल हैं, कांग्रेस है या और जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अपनी जो वोट है गणित का खेल इस प्रकार से फिट कर लेते हैं, भाई इस जात से मुझे इतनी मिल जाएंगी, ये मेरी जात का है, ये जो है जो अल्पसंख्यक है मुसलमान है ये मुझे वोट दे देते हैं तो मेरी वोट इतनी हो जाएंगी 40% के करीब, कुछ जो है छिटक के आ जाएंगे, कुछ भूले भटके लोग हैं 1-2% वहां से मिल जाएंगी, तो भाई मेरा तो काम चल जाएगा, मैं क्यों जनता के पैर पूछता फिरूं। तो वो क्या करते हैं, वो इसी हिसाब की राजनीति करते हैं, उनको खुश करके रखते हैं, उनके लिए गैर तार्किक रूप से कार्य करेंगे। तो ये ठीक नहीं है, ये भाई आपकी वजह से और जो भी लोग हैं, जनता है, वो त्राही त्राही कर जाती है। तो बाद में क्या होता है, जबरदस्त रूप से सत्ता परिवर्तन होता है। फिर भाई कोई तो ये समय सबके लिए समान नहीं होता, जनता भी तो करहा उठती है, तो वो किसी दूसरे दल को खोजती है कि भाई इसके विकल्प के तौर पे जब उनकी सरकार बन जाती है फिर कहते हैं हमारे तो ये लोकतंत्र की हत्या हो गई, हमारे साथ तो बड़े साजिश रच दी गई, चुनाव नहीं हुआ, बेईमानी कर ली गई, इस तरह के वे आरोप लगाते हैं और 5 साल फिर ऐसे आरोप लगाने में निकाल देते। ये नहीं मंथन करते कि भाई तुम गलत कर रहे थे। तो ये जो है जब तक नेता जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा तब तक जो है भारत की संसदीय प्रणाली या और भी जगह की संसदीय प्रणाली है वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगी, 100% नहीं दे पाएगी। अगला है विधायिका जो कानून, विधायिका जो क्या करती है, कानून बनाती है, और कार्यपालिका क्या करती है, उसको लागू करती है, और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी ने जो है संविधान का पालन किया। इस प्रक्रिया में जो है संविधान का पालन सही तरीके से किया गया, वो चेक और बैलेंस करने के लिए सुनिश्चित करती है कि जो भी कार्य हुआ संविधान के दायरे में हुआ। तो चेक बैलेंस का कार्य न्यायपालिका करती है। संसद जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे लोकतंत्र की संघीय भावना को प्रकट करती है। संसद जो है 2 कार्य करती है, एक तो संघीय भावना को प्रकट करती है, क्यों करती है, क्योंकि 2 दिव्य सदनात्मक है, और जो लोग राज्यसभा है वो राज्यों से मेंबर उसके होते हैं, और वे जो हैं उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व करते हैं, और जनता का भी सीधा प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि लोकसभा सीधे जनता से है तो जनता का प्रतिनिधित्व भी करती है, राज्यसभा के तौर पे वो संघीय प्रतिनिधित्व भी करती है। दूसरा, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर ऐसी संरचनाएं होती हैं जो प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व और एकता में संतुलन स्थापित करती हैं। संस्थाओं के बीच संतुलन और नागरिकों के अधिकार की रक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायता करता है। जो संस्थाएं जो होती हैं उनके बीच में संतुलन, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। संस्थाएं का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो हैं ये इनके बीच में संतुलन, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए करने में ये सहायता करते हैं, संतुलन जो है। और संसद में क्या होता है, कामकाज अधिक कुशल और उत्पादकता बनाने की आवश्यकता है जिससे देश की प्रगति में बाधा ना हो। तो बहुत से कार्य जो हैं वो अगर रुक जाते हैं तो वो देश का विकास भी रुक जाता है, और विपक्ष जो है वो यही कोशिश करता है कि ये सरकार कुछ ना कर पाए, फिर हम जनता के बीच में जाएंगे, ये सरकार निकम्मी है, इसको हटा दो, हमको बैठा दो। ऐसा ही खेल जो है नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन हमारे देश के जनता ने अपने जो भी प्रतिनिधि जो व्यक्ति चुनाव के लिए जब उनके सामने आते हैं तो दलगत भावनाओं से ऊंचा उठना चाहिए। और ठीक है, आपकी जिसमें रुचि है आप रखें, लेकिन उनसे ये तो कहें भैया हम भी हैं, हमारा भी ध्यान रखें। आप अपने वोट बैंक को इस प्रकार से ना अपना पोटली बना के रखें कि उसके चक्कर में आप और जो भी उससे पोटली से बाहर के जो लोग हैं वो करा उठें, और उनके लिए आप जो है इस तरीके के नियम कायदे ना बनाएं कि वे आपके पिछलग्गू बन के भाई वे तो उनके लिए आप देते रहोगे तो आपका वोट बैंक बना रहेगा। ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन पे भी लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है, वरना देश अपराध के दलदल में फंस जाता है और भू माफिया, सड़क माफिया, टोलाबाजी, इस तरीके की जो प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। आप बंगाल में आप देख रहे हो कि कैसे कैसे बातें सामने निकल के आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण देखा होगा, उस दौरान जब ये सरकार थी, किस तरह के किसान खेत से गन्ना लेके मिल पे डालने के लिए जा रहा है, थोड़ी देर के लिए उसने बुग्गी खड़ी कर दी, बहेली गायब, बुग्गी थोड़ी देर में बताओ।
कट्टी खाने में जाकर कट जाता था, भैंसा गायब, खेत में वो जो है रात में ट्रक लेके आ जाते थे तो पशुओं को ही ले जाते थे चोरी करके। एक विशेष वर्ग था जिनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं होती थी। तो जनता ने सो छुटकारा पाने के लिए फिर क्या करा, सरकार बदल दी, फिर कहने लगे हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई, बेईमानी हो गई। तो भाई आप अगर सरकार को सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबका साथ सबका विकास इस तरीके से आप नहीं करेंगे, किसी एक वर्ग विशेष को आप प्रबलता से उनकी तरफ ध्यान पोषित करेंगे और उनके जो भी गैर कानूनी गतिविधि है उनका आप पोषण करेंगे, तो सरकार ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जनता जो है उस लोकतंत्र के डर की वजह से या उन परिस्थिति की वजह से वो भाई क्या करें, अपने भाग्य समझ के वो उसमें भाग नहीं लेती। तो क्या करते हैं, जो आम जनता तो उसके अरुचि हो जाती है और जो उनका जो कैडर है वो वोट दे देता है, तो इसलिए उनकी सरकार बनी रहती है। जब जनता की सबकी भागीदारी होती है, 100% मत का प्रयोग होता है, तब असली स्वतंत्र जो है लोकतंत्र निकल के सामने आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद में हमने इस अध्याय को हमने आज खत्म किया। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, उसके लिए हम अपनी सीरीज फिर चलाएंगे। अगर किसी की मेरे इस वीडियो में या और अन्य वीडियो में इस अध्याय की कोई समस्या हो या मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उस त्रुटि को निकालूंगा, दूर करूंगा और किसी कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।